हाय गाइज, वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर जो है वो 61 है। टेस्ट नंबर 61 है। सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सही बच्चे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल के पास, ठीक है। व्हाट्सएप से अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और सभी को इस चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है। इस चैनल पर डेली आप लोग का 7 PM में टेस्ट चलता है, ठीक है। इस चैनल के साथ जोड़िए जिनको जिनको पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है। डेली आप लोग का 7 PM में इस चैनल पे टेस्ट चलता है जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ठीक है। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, किसी पर भी कमेंट नहीं करना है। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। खाली स्थान से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यूनिट कितनी है? टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। यह दूरी का मात्रक है जिसका उपयोग जो है दो ग्रहीय पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में करते हैं, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। खगोलीय इकाई भी जो है वो किसका है? तो वो लंबाई का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसके लिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है 30 सेकंड का। 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। वेक्टर राशि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर राशि का उदाहरण है। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग है। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती है, ठीक है, जिसको हम लोग वेक्टर राशि कहते हैं। वेक्टर राशि को क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सदिश, वेक्टर मतलब सदिश राशि होता है। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे वेग, त्वरण, बल एवं संवेग, ठीक है। ये सब जो क्या है? सदिश राशि है, इसको वेक्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है।
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सी ये वेक्टर मात्रा है, तो इसका राइट आंसर बेग होगा। ठीक है, बेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वस्तु का वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बेग होगा। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेग कहा जाता है। एक वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जो दर है वो बेग है। किसी वस्तु का बेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर घनत्व होगा। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो इसका राइट आंसर घनत्व है। घनत्व जो है एक भौतिक राशि है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व जो है एक भौतिक राशि है और घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, ये घनत्व इक्वल टू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो ऑप्शन सी होगा, बल एवं क्षेत्रफल। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की एसआई यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, दबाव की एसआई यूनिट क्या है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। दबाव की एसआई यूनिट क्या है।
टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की ऐसा इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से विषम को चुने, इसमें से ओड को चुनो। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है, इनमें से विषम को चुने, ओड को चुनो। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, गति। इनमें से ओड कौन है, तो ये गति है, जो है इसमें से क्या है, ओड है। ठीक है, क्योंकि और सभी जो है वो सदिश राशि है, और गति के क्या है, तो ये अदिश है। ये जो है अदिश राशि है, और ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है सभी सदिश है। ठीक है, ये जो है तीनों सदिश है, और ये क्या है, अदिश है। ठीक है, ये सदिश है, ये भी सदिश है, और ये भी क्या है, सदिश है। तो इसमें ओड कौन हो गया, तो गति हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा, समय जो है। ठीक है, समय की जो इकाई होती है हर पद्धति में एमकेएस, सीजीएस, ईपीएस में सेकंड ही रहता है, जबकि अन्य जो है वो परिवर्तन होते हैं। समय की जो इकाई है हर पद्धति में क्या रहता है, तो इसका सेकंड ही रहता है। ठीक है, चाहे वो एमकेएस हो, सीजीएस हो या एफपीएस हो, लेकिन और सबका जो है वो चेंज होते रहता है हर पद्धति में। ठीक है ना, तो समय जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पे ओड जो हो गया वो टाइम हो गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का घनत्व क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, पानी का घनत्व क्या है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। पानी का घनत्व क्या है। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। पानी का घनत्व तो क्या है, तो ऑप्शन ए होगा, 1000 किलो प्रति घन मीटर। किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो घनत्व इक्वल टू हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन। पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग
50 सेकेंड का टाइमिंग। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। गैलन। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयतन की माप के रूप में। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। गैलन सामान्यतः द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर क्या होता है? एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खाली स्थान के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर जो है वो खाली स्थान के कारण हटता नहीं है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, जड़ता। क्या होता है बच्चों की न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इसे जड़ता का नियम भी कहते हैं। इसी कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है वो हटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, चलती लिफ्ट व्यक्ति का वजन इसमें क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति का अपना वजन जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है ना। यदि लिफ्ट, ध्यान से सुनिए आप लोग, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी यानी हम लोग नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो व्यक्ति का अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी यानी जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे लिफ्ट से तो हमारा जो वजन है वो घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, नीचे आने में घटा हुआ और ऊपर जाने में बढ़ा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ए बी सी में से ही कोई होगा। क्वेश्चन लंबा है इसलिए चारों ऑप्शन नहीं दिख सकता है। ठीक है ना। चलिए टाइमिंग, टाइमिंग। चलिए 40 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। एक अच्छा क्रिकेट जो है क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है क्योंकि
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में क्या आ जाती है, कमी हो जाता है। क्या होता है बच्चों की, खिलाड़ी जो होते हैं क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय अपना हाथ पीछे खींचते हैं। इसका कारण क्या है, जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग जो है वो शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद अधिक समय तक, ठीक है ना, गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए टाइमिंग, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, अपकेंद्री बल। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर लगा, ऐसा इसलिए होता है ना कि जब गाड़ी दाईं ओर घूमती है तो हमारा शरीर पर आवश्यक जो अभिकेंद्र बल जो है वो नहीं था, अतः हमारा शरीर सीधी रेखा में ही गति करता रहा, जबकि गाड़ी की दीवार दाईं ओर घूम गई, इसलिए हम बाईं ओर को मुड़कर दीवार से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा, अपकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। कार का जो वेग है लगातार बदल रहा है। जब कार का वेग बढ़ता है तो कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। एक समान त्वरण होता है, यदि वह सीधी रेखा में चलती है तो उसके समय के समय अंतराल में समान मात्राओं में उसका वेग जो है क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कार का जो वेग है वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्रित यंत्र की सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन अथवा नलियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस क्रिया में भारी कण जो है हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर परिधि की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथक हो जाते हैं कि दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है।
चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? टाइम ऑफ। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा अभिकेंद्री। वृत्तीय गति करते हुए एक पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति जो है वो संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। बल फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? टाइम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा न्यूटन। बल फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। बल जो है वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है। एफ बल एफ बराबर क्या होता है? एम में। एफ बराबर क्या होता है? एम में। बल का ऐसे यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। एक न्यूटन बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है? तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। टाइम ऑफ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पॉइंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या उर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावक बल पॉइंट फोर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? फ्रिक्शन का गलत उदाहरण जो है कौन सा विकल्प है? टाइम ऑफ। इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी है। ये जो है फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु का उदाहरण जो है वो घर्षण का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है? तो ये कार्य का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? कार्य का उदाहरण है। W बराबर FD, जहाँ F जो है न्यूटन का बल लगाकर वस्तु D मीटर विस्थापित की जा रही है। ठीक है। ये किसका उदाहरण है? तो ये कार्य का उदाहरण है। ये घर्षण का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22, जहाजों की गति में वृद्धि खाली स्थान पर आधारित है। जहाजों की गति में वृद्धि जो है वो खाली स्थान पर आधारित है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, यदि कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। लोहे का जहाज का घाटा जो है इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में जो वृद्धि होती है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 22, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर एक शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, ठीक है, तो इसका टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। वेग जो है शून्य होता है तथा त्वरण जो है लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब सीधे ऊपर की ओर कोई पिंड फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाता है तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जिसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना, कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सी, ठीक है, प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, अंडाकार होगा। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है?
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा ग्रह। सौर परिवार में ग्रह जो होते हैं बच्चों सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए 27। टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है अर्थात हीलियोसेंट्रिक्स का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना, जिसमें ब्रह्मांड या केंद्र पृथ्वी न होकर क्या था? सूर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, वेट होगा, वजन होगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण भार को हम लोग वजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए टाइमिंग। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? टाइम अप। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा, अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन जो है वो क्या होगा? ठीक है, न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जाता है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन जो है 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा?
अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन जो है वो 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटा 9.8, ठीक है, गुना 3.7। इसी पे क्या करना है? पुट करना है। तो पृथ्वी पर कितना है? 38 है बटा 9.8, ये फार्मूला है, गुने 3.7। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर इक्वल टू हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। तो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का टेस्ट जो है एंड हो गया है। सही बच्चे लास्ट में अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल जिन जिन बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है राजमनु, उनका नाम है राजमनु, रवि निरंजन कुमार, राजपूत शिवांगी, शबनम कुमारी, तनु प्रिया, अनुछाया, राजा सिंह, सौरभ कुमार, स्वाति मिश्रा, के आर चंदन यादव, भगवान जी, रामशंकर पांडे, चंदा कुमारी, गौतम कुमार, फिरोज अब्दुल्ला, बिहारी यादव, हैकर मनी, उत्तम कुमार, हर्ष कुमार, रितेश सिंघानिया, सुमित यादव, रजनीश कुमार, टिंकू कुमार, राना अशरफ, आशुतोष राज, उज्जवल कुमार, लड्डू कुमार, निशा सिंह, छविराज, राकेश गुप्ता, सुमित कुमार, सुनील कुमार, दिनेश कुशवाहा, राहुल जयकर, रिंकी सिंह, प्रिया रानी, प्रिया भारद्वाज, गौतम कुमार, चंदन वर्मा, राजा सिंह। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।